अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारी बज़्म में शामिल बज़्म हैं जनाब फ़हीम अंसारी साहब। फ़हीम साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ़ कराता चलूँ। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत वालेकुम शुक्रिया सलाम आपने टाइम दिया। वालेकुम। अच्छा, फ़हीम साहब का मैं तारुफ़ कराता चलूँ। जो मेरे जहन के अंदर यादें हैं फ़हीम साहब की, वो ये हैं कि इनको हमेशा मैंने तुफ़ैल साहब का साथी पाया। इसके साथ साथ इनको मैंने एयरवेज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन जब बेनज़ीर आ गई थी तो एक वक्त के ऊपर ये एयरवेज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। और एक जो ख़ास याद है इनके हवाले से, शायद इनके इनको इनके इन ये उस तरह उसको बात को एक्नॉलेज ना करें। होता ये था, ये आज के ज़माने में तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मगर हमारी नौजवानी की जब टाइम था उस वक्त ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, तो ये एक बहुत बड़ा काम और एक एडवेंचर होता था कि अपने इजलास की आप ख़बर ख़ुद लिखें, प्रेस रिलीज़ बनाएं, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करें और उसके बाद अखबारों में जाके जो है वो दें। और अगले दिन सुबह इंतज़ार होता था कि किस अखबार में आएगी और किस अखबार में नहीं आएगी। 90% अखबारों में ख़बर नहीं आती थी, मगर एक अखबार होता था जहाँ पे हम जाते थे। ये ज़ियाउल हक के ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो अखबार था अमन, अमन अखबार। और उसमें फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर एक शख्स बैठा होता था जो हमेशा आपकी प्रेस रिलीज़ जो है वो लेता था। और अगले अगले दिन जब आप देखते थे तो अमन अखबार में आपकी एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ ज़रूर लगी हुई होती थी। तो याद आया जी। फ़हीम भाई आपके साथ। तो फ़हीम भाई आज जो हम बैठ रहे हैं आपसे सुनेंगे कुछ यादें, कुछ बातें। और इसके अलावा बेपनाह फ़हीम भाई का लिटरेरी काम है। 8-9 साल तक इन्होंने एक किताबी शक्ल के अंदर एक रिसाला निकाला इजमाल के नाम से। बेपनाह इन्होंने जो मज़ामीन और नज़में ट्रांसलेशन की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यही जो इन्होंने किया काम वो तो किया, बल्कि जो नज़रियाती आप कह लें नज़में होती थी उनको ये उस हाल में जब नौकरी पे नहीं थे उस वक्त भी जो है वो छापते थे और वो हम देखते थे कि ये फ़हीम भाई ने छापी, ये फ़ुला ज़बान के अंदर तर्जुमा करके। और ये तो ये सारी यादें जो है वो आ गई। फ़हीम जी भाई जी। आप बताएं कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ से आप इस दश्त की सयाही के अंदर जो है आए, कहाँ आपका तुफ़ैल साहब से रब्ता हुआ, कैसे पीआईए में आपने जो है नौकरी की। अच्छा, तुफ़ैल साहब से मेरा कोई ऐसे बराह रास्त रब्ता नहीं था। मैं रहता था पाक कॉलोनी में, अ- मंगोपीर रोड पे। अच्छा। तो कौमी मजदूर महाज का दफ्तर वहीं पे था। अच्छा। तो मैट्रिक में था मैं, तो हम लोग ये था कि मतलब कुछ दो चार दोस्त थे जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव जहन रखते थे। अब मैट्रिक में खैर अलग ऐसी उम्र नहीं होती। तो हम लोग ये करते थे कि शाम में वहाँ चले जाते थे अच्छा। और वहाँ अपना बैठ के बातें बातें भी करते थे। दूसरे के मज़दूर आते थे, किसी को शोकाज हुआ है, किसी को चार्जशीट हुई है, किसी को कुछ और हुआ है। तो वो उसको उसकी जवाब लिख देना, ये करना, ये सब इससे इस तरह से शुरू हुआ मेरा वहाँ पाक कॉलोनी के ऑफिस पाक से। कॉलोनी का ऑफिस से जी। तो उसके बाद ये हुआ कि वो मेरा मामला ये था कि मैं मतलब ये कि पढ़ता भी था और चूँकि उस मज़दूरों में काम करते तो हमें ये होता था कि जी मज़दूरों में भी काम करें। तो वो वहीं पे बड़े बोर्ड पे दो तीन चार मिले मिले थी पूरे साइड में, वहाँ से लेके। तो वो उसमें ये करते थे हम लोग अक्सर जो 3 बजे वाली शिफ्ट होती थी, 3 से 11। अच्छा। तो उसमें चले जाते थे, मिलों में काम भी करते थे लोगों में। तो वो उससे एक तो ये कि आमदनी हो जाती थी, घर वालों पे कोई बोझ नहीं पड़ता था पढ़ाई वढ़ाई का। और दूसरे ये होता था कि मज़दूरों में भी काम करने का वो होता था। तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। पीआईए में मेरा सिलसिला असल में ऐसे हुआ कि वो मेरे एक दूर के रिश्ते कज़न थे। तो वो फेडरल सेक्रेटरी थे एक ज़माने में। अच्छा। तो वो एक दफ़ा मेरे घर आए तो वो ख़ानदान में सबको मेरी बड़ी फ़िक्र रहती थी अच्छा। कि ये आदमी जो है ना, ये पढ़ता है ढंग से, ना ये कुछ और करता है, ना कोई काम काज करता है, जहाँ जाता है वहाँ से निकाल दिया जाता है। अच्छा। तो ये तो वो जब आए तो उन्होंने मेरी वालदा से पूछा कि वो क्या कर रहा है फ़हीम आजकल।
तो मेरी वालदा ने बड़ा तारीफ़ी जुमला बोला कि बेटा उसका क्या पूछते हो, वो धेले की कमाई नहीं और मिनट की फुर्सत नहीं। अच्छा। ये जुमले अक्सर हाँ, सुनने को मिलते हैं। तो ये वो फिर ये है, फिर उन्होंने मुझे जो है एक पिया है कि अगले दिन एक जनरल मेजर हमारे घर आया, वो घर से ले गया पकड़ के कि जी चले, तो इस तरह मैं गया था वहाँ जाके मेरा इन ये लोगों, कौन सा सन है? ये था 69 का एंड था। अच्छा, 69 का है, ठीक। तो उस वक्त वो आरजी जो वर्कर वहाँ हाँ, रखे जाते मैं तो जी उसमें, टेम्परेरी। हाँ टेम्परेरी, उसमें उन्होंने रख लिया वहाँ पे। तो फिर ये है कि इस तरह से वहाँ पे जो हिसाब से शिक्षण मुझे मिला, जहाँ पे मैंने कहा 2-3 जगह उन्होंने भेजा तो मुझे इंजीनियरिंग और ये वो मुझे पसंद नहीं आया, तो अकाउंट्स में जो है वो जब मैं गया तो वो कुछ जगह मुझे कुछ मुनासिब लगी, तो वो फिर जो है वहीं पर ये सब लोग सिफ्ते अख्तर, सबीर, ये सब उसी सेक्शन में थे। ठीक, मंशूर के एडिटर सिफ्ते हाँ अख्तर। सिफ्ते अख्तर, तो वहाँ से फिर इनसे रब्ता हो, इन लोगों से। तो अभी तक तुफैल साहब से मुलाकात नहीं हुई थी हाँ जब नहीं, ये तो सिफ्ते वैसे पीआई में जाने के बाद हुई, बाद हुई? अच्छा। बाद हुई, बिल्कुल। मगर जहन आपका बन चुका था, प्रोग्रेसिव माइंड आपका हो चुका था जब हाँ आप कोई पीआईए में इतना गए? वो उसमें कोई पुख्तगी वगैरह नहीं थी, जी। लेकिन ये कि बहरहाल हम चूँकि उस ज़माने में होता यह था कि साइट में और मज़दूरों में ख़ास तौर से जो एंटी लेबर जो लोग हुआ करते थे वो जमात इस्लामी के होते थे, एंटी लेबर। जहाँ जो पॉकेट यूनियन बना लेते थे या जो ये कि इस तरह की स्टेटों की यूनियन बनाने के इस ये तमाम सही। काम जो है ये दूसरी तरफ के लोग करते, तो हमारी जाहिर है कि उनसे ही जंग रहती थी, हाँ उनसे लड़ाई सामना रहती थी। रहता था हमेशा। तो इस वजह से जो है तो पीआई में हम गए तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। अच्छा, हाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई आपको बहुत समझने ज़्यादा, में कि बहुत किधर ज़्यादा, जाना है? हाँ नहीं मुझे मतलब एयरवेज की तरफ हाँ जाना है एयरवेज, या नहीं वो तो तय था, वो प्यासी तो की तरफ जाना प्यासी है? की तरफ तो सवाल ही नहीं पैदा, अच्छा। बल्कि प्यासी ने मुझे बहुत ज़्यादा हटवाने की कोशिश की। अच्छा। जिस ज़माने में वो ज़माने में जाहिर है कि एयरवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन तो अपोजिशन में थी, बिल्कुल। तो वो प्यासी और बहुत ही टफ पावरफुल यूनियन थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुझे निकलवा दें, लेकिन है कि वो बहरहाल निकलवा नहीं पाए। सही। अच्छा, फ़हीम भाई, एक और चीज़ भी मैंने आपके बारे में देखी, ऑब्ज़र्व किया कि मतलब जब काम किया तो बहुत काम किया तुफैल साहब के साथ, आपको हर हफ्ते मीटिंग में भी देखता था मैं, मगर अगर कभी बैठे भी तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि तुफैल साहब से इख्तिलाफ हो गया हो या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब एक लंबा साथ है। तो तुफैल साहब को कैसा पाया आपने? नहीं तुफैल साहब तो हमारे उस्ताद थे एक तरह से कहना चाहिए, और उन्होंने ही जो है वो काफ़ी रहनुमाई भी की। मेरा असल में मामला जो था वो ज़की अब्बास से मेरी दोस्ती हुई ठीक। जाने के बाद। अच्छा। वो हुआ कुछ यूँ था कि ज़की अब्बास साहब जो है उन्होंने उर्दू अदब में एम ए किया हुआ था, सही। कम लोगों को पता है ये। हाँ, ये तो है। हाँ मुझे भी आज पता चला है हाँ कि हाँ उर्दू अदब में एमए था हाँ, ज़की तो साहब। अब मेरा पैशन लिटरेचर था, सही। मेरे जज्बाती तौर से लिटरेचर से मन वो था, पसंद करता था, और उनका था मार्क्सिज्म। सही। तो मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, तो इस तरह से जो है वो एक कुछ हमारी उनकी बात इक्वेशन बनी। इक्वेशन बन गई। हाँ तो ज़की अब्बास से ज़्यादा मेरी रही दोस्ती ये हो रही। और तुफैल साहब से जाहिर है कि वो तो उस तंजीम के लीडर थे, सब कुछ थे, तो उनसे रहता था ऐसा। और अप डाउन सारे देखे आपने इस पूरे टाइम के अंदर, पीआईए हाँ के अंदर? बहुत 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 सारे देखे, बहुत ज़्यादा। और ये अपने इसके बारे में बताएं जो लिटरेरी काम आप साथ साथ करते रहे। लिटरेरी काम असल में ऐसा ये हुआ कि वो ज़माने जिस ज़माने में हमने नौकरी शुरू की उस वक्त जो है डाइजेस्टों का एक बूम आया हुआ था यहाँ पे। सही। तो डाइजेस्टों में जो है वो कहानियों का मुआवजा अच्छा खासा मिलता था तर्जुमा करने का, तो वो हमने कहानियाँ तर्जुमा की। फिर उसके बाद इत्तेफाक से एक साहब थे निसार ज़ुबैरी उनका नाम था, वो अखबार जहाँ के एडिटर हो गए, तो उनसे जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा कि यार अखबार जहाँ के लिए कहानी किया करो। तो अखबार जहाँ में फिर मैंने कहानी की, उसमें एक किस्वार नावल भी लिखा। तो इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो प्योरली कमर्शियल सिलसिला था, अच्छा। मतलब हाँ मगर उसमें उसी से आप नज़रियाती मामलात भी हाँ निकाल लेते थे जो नज़रियाती वो चीज़। जो ऐसी चीज़ें जो हैं जो मुझे पसंद आती थी, मतलब मैंने
थोड़ा सा काम जर्मन लिटरेचर पे किया। एग्जैक्टली। तो वो जर्मन लिटरेचर पे मैंने इसलिए काम किया कि वो उनका, और उस वक्त खैर लोगों के दिमाग में ये बात शायद ना आती हो, लेकिन उनका और पाकिस्तान का हालात बिल्कुल एक जैसे थे। अच्छा। यानी पाकिस्तान भी दो टुकड़े हुआ, ठीक। और पाकिस्तान की भी बड़ी पिटाई हुई और जर्मनों की भी बड़ी पिटाई हुई, सही बात। समझा। तो इस एतबार से, लेकिन चूंकि वो एक थोड़ा सा ऊंची इंटेलेक्चुअल सतह थी उनकी, जहनी सतह, तो उन्होंने उसको तहरीर किया लिटरेचर में भी। वो आया वहाँ, यहाँ नहीं आया। यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगी तो वो एक तरफा जज्बाती कहानियाँ मिलेंगी, मगर किसी ने तज्जियाती कहानी या तज्जियाती मुताला उसका नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे ज़ियाउल हक़ का दौरा था, तो उस वक्त जो है मैंने कहा भाई जर्मन लिटरेचर है, इसी का तर्जुमा किया जाए कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने उसमें, और ठीक ठाक तर्जुमे किए हैं जी आपने जी, उस टाइम के ऊपर। हाँ, एक नावल था उसमें, वो एक नोबेल अवार्ड याफ्ता राइटर है हाइनरिच बॉल, उसका एक नावल मैंने तर्जुमा किया। फिर बच्चों का एक कहानी थी, एक एरिक कैस्टनर एक नावल वो निगार है, उसका किया। स्टीफन स्वाइक एक और राइटर है वो, मुझे याद है ये। हाँ। और सबसे ज़्यादा ये कि वो एक बहुत मशहूर शायर है जर्मनी का, हाइनरिच हाइने। तो हाइने की मैंने नज़में, और हाइने। हाँ हाइने, तो उसकी नज़में उसकी और पूरी एक किताबचा आपने बुक किताबचा, हाँ हाँ, छापा था, किताबचा मुझे जी आज तक याद है, जी जी, उसका टाइटल भी याद है मुझे। हाइने शख्सियत शायरी, हाँ वो था। तो अब क्या मसरूफियत रहती है फ़हीम भाई? अब तो कोई इतनी ख़ास मसरूफियत नहीं रहती, मगर लिटरेरी फ्रंट पे कुछ तो कर ही रहे होंगे आप। बस वो आज असल में कोविड में जो है ना, जी। ये हुआ कि ऑनलाइन नशिस्तें शुरू हुई। बिल्कुल, ये मैं देखा मैंने। तो उसमें जो है वो ये हुआ कि लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, और कुछ ये भी हुआ। तो उसमें है, लेकिन देखिए उसमें चूँकि पूरी दुनिया से लोग होते हैं, तो उमूमन वो रात गए तक चलती है, इसलिए ठीक। कि बाहर के टाइमिंग जो हैं अमेरिका से या बरतानिया से जो लोग आते हैं, वो यार 5 घंटे का फ़र्क है, तो वो रात को होती काफ़ी, लेकिन उसमें वो तकरीबन रोज़ ही होती है। अच्छा, रोज़ हाँ, नशस्त। तकरीबन तो ये रोज़। क्या क्या, ये कोई मतलब लिटरेरी सिटिंग होती है, कोई क्या, हाँ, लिटरेरी सीटिंग कोई होती है मजमून वो। पढ़ लिया? एक तो ये कि एक वो तंजीम थी हल्का अरबाब ज़ौक़, तो हल्का है वो जब बाबिश। अरबाब ज़ौक़ की नशिस्तें बंद हो गई यहाँ पे जब कोविड के ज़माने में, तो वो पहले ऑनलाइन शुरू हुई। वो हफ्ते में एक दफ़े होती थी, तो जब ऑनलाइन नहीं थी, जब भी हफ्ते में एक दफ़े होती थी। तो फिर उसके बाद से जो है फिर वो सिलसिला एक और तंजीम बनी, मुमासलात इसरार। अच्छा। तो फिर उसमें यह है कि तकरीबन रोज़ ही और नशिस्त होती ये क्या कोई नज़रियाती तंजीमें है। हैं नहीं, या नज़रियाती नहीं? नहीं, ये प्योरली जो लिटरेरी। लिटरेरी तंजीम है, बिल्कुल लिटरेरी प्योरली। तंजीम। चले फ़हीम भाई, मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ कि आपने ज़िंदगी अपनी पूरी नज़रियात के साथ गुजारी, और आप चीज़ों को समझते हैं, या पाकिस्तान की लेफ़्ट की मूवमेंट को आप पूरा समझते हैं। लेफ़्ट की मूवमेंट ने भी पाकिस्तान के अंदर जो है उरूज और ज़वाल देखे, और आज जो कंडीशन है वो भी आपको पता है। तो आपको क्या लगता है कि ये लेफ़्ट आज भी सरवाइव करता है पाकिस्तान में? पॉकेट्स तो हैं अपनी अपनी जगहों पे, मगर वो अपनी अपनी मतलब कोई अपनी हैसियत नहीं मनवा पाता पाकिस्तान के अंदर। एक कोई थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन के तौर पे उभर के सामने नहीं आता, और जो वैक्यूम होता है वो दूसरे लोग पुर कर जाते हैं, नए नए लोग आके नए नए नारों के साथ। तो ये इसके बारे में आप बताएंगे कि क्या आप क्या समझते हैं? वजह उसकी खैर पाकिस्तान के अपने एक हालात मखसूस थे। उसमें ये एक तो ये हुआ कि यहाँ पे जो है शुरू से ही जो है जो हुकूमतें आई, उनका रवैया टूवर्ड्स लेफ़्ट जो है वो बहुत ही मुआनदाना था, और बहुत ही ज़ालिमाना रवैया था, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी अगर पाकिस्तान में पूरी फर्ज की आज़ादी भी होती, सब कुछ भी आप दे देते, तब भी यहाँ पे कोई कम्युनिस्ट इनकलाब नहीं आ रहा था। ऐसी यहाँ पे ना मगर लोग थे आप न, लोग रुकते कहाँ हो, आप लोग भी नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो तो उन्होंने जो है बेजा सख्तियाँ जो है वो अच्छा। की, जो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये कि जो लेफ़्ट के लोग थे उनका भी ये हुआ कि वो जो डिवीज़न हुआ रूस और चीन का, तो उसमें लोग जो हुए, तो उसमें जो लोग सहूलत पसंद थे या जो लोग कुछ
रिलैक्सेशन चाहते थे वो लोग रूस की तरफ चले गए, सही। और जो लोग नज़रियाती थे या जिनको लोग कहते थे कि भाई ये जो है अल्ट्रा लेफ्ट लोग हैं या वो है, वो चीन की तरफ गए। अच्छा, तो चीन वालों को भी अल्ट्रा लेफ्ट कहा जाता था कहा पहले। जाता था, ठीक। वर्तमान में यही कहा जाता था। तो वो जो है उसकी वजह से वो हुआ। और फिर ये कि एक मतलब लोगों में मैंने ये देखा कि कम लोग ऐसे जैसे तुफैल अब्बास जैसे थे कि जिन्होंने हर वक्त कोशिश ये की कि जो भी वो सही समझते थे उसके ऊपर अमल कार होता बन रहे, रहे। उस पर कारबंद रहे और उसके लिए कोशिश करते रहे। मैंने तुफैल साहब जैसा आदमी बहुत कम देखा। तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि मिर्ज़ा इब्राहिम में भी ये बात थी, लेकिन देखिए तुफैल साहब में ये बात थी। और मतलब है कि बहुत मुश्किल था कि अगर आप तुफैल साहब से बात करें तो उनको किसी बात को मना कर दें, इसलिए कि उनका जो कमिटमेंट था वो इतना ज़्यादा जो स्ट्रांग था। जी कन्विक्शन था जी। उनका, और पूरा वो था हाँ कि पूरा था, तो उसके यही आगे जो सही है। और यही कामयाब जी होगा हाँ अल्टीमेट। जी, ये था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। तो मगर आज भी लोग काम कर रहे हैं फ़हीम भाई, मुख्तलिफ पॉकेट्स में। काम करने आप वो पॉकेट, मतलब, वही मैं कह रहा हूँ हाँ, ना कि कंपैरिजन नहीं कर सकते कि तुफैल साहब से कोई अच्छा या कोई बुरा, मगर लोग पूरे दिल और जान के साथ लगे हुए हैं अपने अपने महाजों पे। मैं तो मुझे तो ये नज़र आता है कि आपस में जुड़त नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपस में जरूरत क्यों नहीं है? कुछ ये कुछ गलत है। आइडियोलॉजिकल भी मैंने इश्यूज हैं और कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज होंगे मेरे नहीं ख्याल में। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ये। आइडियोलॉजिकल नहीं, बात ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आज इस वक्त कौन से हालात ऐसे हो गए हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। भाई मुल्क के हालात जो है पहले से अबतर हो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई, तो हालात जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब। मैं आपको एक बड़ी मामूली सी बात बताऊँ, दिलचस्प बात है वो, कि 76 में मेरी जो पहली बेगम थी उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। एक बच्चा था, वो कोई 4-6 महीने का था। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, ठीक। तो मैंने तुफैल साहब से कहा कि मैं काम नहीं कर सकता ट्रेनिंग में, सही। मुझे आप छोड़ दें। खैर वो 5-6 महीने 7 महीने हो गए, वो करता रहा। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने एक आप दिन, बच्चे के साथ लगे हुए थे हाँ, तो और वो अपने मामलात एक में। बार जी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार वो क्या हुआ, तुम बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहे। हाँ। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे, वो एक खातून थी न्यूज़ कास्टर सुरैया साहब, उनकी एक तंजीम थी पाकिस्तान यूथ लीग, तो उसमें मैं चला गया। उन्होंने कहा कि वहाँ जाके काम अच्छा, करो। उन्होंने कहा उस हाँ, तंजीम में चले जाओ। तो उसमें मैं चला गया, वहाँ उसमें काम करता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने बुलाया, कहा कि यार अब ये हमारा काम ये नहीं है भाई, हमारा काम ट्रेड यूनियन में काम करना है, अच्छा। हमें मज़दूरों में काम करना है, हमें ये समाजी काम करना मतलब नहीं। आपको निकाला चीज़ तो से आहिस्ता हाँ, से। तो हाँ। मैंने उनसे फिर यही कहा कि सर मेरे हालात ऐसे नहीं, ये वो। तो उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी जुमला बोला था, कहने लगे भैया बात ये है कि अगर हालात मुवाफिक हो जाएंगे तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत क्या है। वाह। सही बात है। काम तो इसीलिए करने कह रहे हैं ना हालात कि वैसे हालात नहीं नहीं है, है, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आपसे काम करने कहा जा रहा है। तो फिर मैंने फिर ट्रेड यूनियन में काम शुरू कर दिया। तो मतलब तुफैल साहब की बात का कोई जवाब आपके पास कभी भी नहीं होता था, आप ये कह ही नहीं सकते थे कि मैं नहीं करूँगा ये। और बहुत सारे लोग इसी वजह से भागे भी, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल कि वैसे भी हाँ, थक हाँ जाते थे लोग हाँ, ना लोग फ़हीम भागते थे भाई। बाकायदा कि मतलब भाई हर ये, कोई बेईमानी करके नहीं भागा, मतलब थक हाँ, के भी कोई बैठ थक गया है थक कि के भी ये। बैठे हैं लोग, और वो मतलब काम चोरी में भी बैठे हैं, बहुत हाँ सारी बातों में बैठे हैं। बिल्कुल। जी। तो मगर मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि कोई उम्मीद है अभी दोबारा? जो हालात हैं, हालात भी तो चीज़ें पैदा कर देते हैं ना बाज़ दफ़ा। हालात तो इतने बस से बदतर हो चुके हैं कि बिल्कुल। कोई चारा ही नहीं है, मगर कोई इस तरह की उम्मीद लगती है कि कोई लेफ़्ट तहरीक जो है दोबारा सामने आएगी, दोबारा बनेगी, लोग सामने निकल के भाई आएंगे। देखिए बात ये है कि हम, मुझे नहीं समझ, मैं तो खैर इतना एक्टिव नहीं हूँ, जी। और जब एक आदमी खुद ना हो एक्टिव तो उसे किसी पे तबसरा भी नहीं करना चाहिए। लोग काम कर रहे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे, मेरी तवक्को यही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि देखिए हालात जो है बद से बद, मसलन कोई आदमी जो है ये नहीं कहता खड़ा होकर, ज़िया-उल-हक के ज़माने में मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि भाई पाकिस्तान ने ILO की करारदादों पे दस्तखत किए हुए हैं, उसके अंदर लिख के दिया हुआ है कि यहाँ पे अंजुमन साजी की इजाज़त होगी, समझा, सही। मजदूरों में उसमें। तो आप क्यों नहीं बनने देते भाई यूनियन? और अगर करना है तो कोई इसको पॉइंट आउट क्यों नहीं करता
तो मतलब एक एक ठीक है कि एक आपको कारकुनों की सतह पे भी बहुत ज़रूरत है काम करने की, करना चाहिए, लेकिन एक ये भी चीज़ें हैं कि भाई जो चीज़ें आप ये जो आप हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते उसको, उसको करना चाहिए। और ये बहुत सारे ऐसे वो हैं। और ज़ियाउल हक के ज़माने में ये हुआ था कि जब वो पीआईए में उन्होंने ज़ाब्ता 52 लगाया था, ये लगाया था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कोशिश की थी, तो आईएलओ ने बाकायदा ख़त लिखा था हुकूमत पाकिस्तान कि भाई ये अगर ज़ाब्ता 52 आपने नहीं हटाया तो आप इसके सिग्नेटरी हैं, आप ये नहीं काम कर सकते। तो इस तरह के असर कितना होता है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन कि इस तरफ कोई बेशुमार तंजीमें आपको मिल जाएंगी, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगे। ये काम कोई नहीं कर रहा कि भाई आप मज़दूरों को आप पूरी यानी एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि उसकी वो नहीं है। जैसे मिलों में हम जब काम करते थे, मिलों में काम जो है वो तनख्वाह पे नहीं होता था। अच्छा, डेली वेजेस? नहीं, जो वेजेस डेली वेजेस नहीं होते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन है उस पर होता था। अच्छा, आपने जितने मैं गज कपड़ा समझ बिना, गया, कमीशन बेस आप कह आप रहे हैं। जितने बस जितने गज आपने कपड़ा बिना उसके एक वो तय वो उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। सही है। तो वो काम की बुनियाद पर होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो परमानेंट हैं, सही। समझे आप। मिसाल के तौर पर सर्विस सेक्टर जो है, अब आप बताइए कि यानी पीआईए के जहाज़ रोज़ उड़ने हैं, फ़्लाइट लाहौर रोज़ जानी है, लेकिन काम करने वाला उसमें आरती होगा, ठेकेदार का मुलाजिम होगा। क्यों होगा भाई? एक काम आपको रोज़ करना है, तो ये उसकी आर्जी क्यों होगा? आरजी क्यों होगा? और वो उसको मुतासिर करेगा। आरजी करने वाला काम करने वाला इतनी जिम्मेदारी से नहीं करेगा जितनी जिम्मेदारी से परमानेंट आदमी करेगा। तो ऐसी जगहों पे ये रेलवे है भाई, रोज़ ट्रेनें चलनी है यार, आप तो क्यों उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों आप दिया कॉन्ट्रैक्ट जाए? पे कैसे ले रहे हैं उसमें लोगों को? क्या या तमाशा मचाया हुआ है? पूरा डिपार्टमेंट ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट पे सोर्स आलम आउट ये कैसे कर रहे हैं? है, एक तजर्बा इस मुल्क में हो चुका, भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन किया, पूरी तरह नाकाम हुआ वो, इसलिए कि उन्होंने वो जो इदारे थे वो सरमायादारों से लेके और ब्यूरोक्रेसी को दे दिए। सही। कोई उसके पास वर्किंग नहीं थी, कोई तजर्बा नहीं था, कुछ नहीं था, वो नाकाम हुआ। तो अब आप जो है वो मतलब कैसे आप उसको ठेकेदारों के ऊपर चलाएंगे? आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें, इतने बड़े बड़े इदारे, तो इसका मतलब है कि आप ख़राबी पैदा कर रहे हैं खुद ही, अच्छा। आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, और ये लोगों को ये बात उठानी चाहिए। अच्छा, फ़हीम भाई, आप पीआईए में सारी उम्र आपने ज़िंदगी गुजारी है, उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी आप, मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं कि पीआईए को निजकारी मतलब उसको जो है वो बेच दो प्राइवेट सेक्टर को, या और जितने भी हमारे नेशनल एसेट्स हैं उनको मतलब वो दिखाते हैं आपको, जो है बैलेंस शीट दिखाते हैं कि ये सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, गवर्नमेंट पे बोझ हैं। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट का इंस्टांस हो गया। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एवरेज आउट करके दुनिया की आप फिगर्स देखते हैं कि इतने जहाज़ ऐसे एयरलाइन पे हैं, और वो मतलब जितना टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उस एयरलाइन के डिवाइडेड बाई इतने जहाज़, तो दुनिया के अंदर जितना पीआईए एक जहाज़ के ऊपर जितने लोग अगर एवरेज आउट है तो वो है भी नहीं। तो इसका क्या हल है? मतलब क्या इसको बेच नहीं दें या नहीं क्या नहीं नहीं मसला नहीं कहाँ ये है? नहीं, नहीं ये सब बातें जो है ना, ये फजूल बातें करते हैं लोग, उनको पता नहीं होता चीज़ों का, सूरत हाल का पता नहीं। देखिए बहुत पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। ये इन्हें मेरे रिटायरमेंट से भी कोई मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले की बात है। ये एक सर्वे कराया था हमारे डायरेक्टर फाइनेंस से जलाल साहब, वो भी कहते, उस वक्त फोकर जहाज़ चलते थे जब, अब अच्छा। तो एटीआर चलता है, उस वक्त फोकर पंखे वाले चलते थे। फोकर जहाज़ की उस वक्त जो ऑपरेटिव कास्ट थी यानी वो थी 40,000 रुपये पर आवर। अच्छा। यानी अब लाहौर से पिंडी अगर एक फोकर जाता है तो उसकी कास्ट जो है वो 40,000 रुपये, घंटे की फ़्लाइट है, तो सही है। ऑपरेटिव कास्ट, समझ गया। समझा। उसमें ग्राउंड का अमला, ये वो लेना देना, ये सब कुछ शामिल नहीं है। अच्छा, अब उस ज़माने में लाहौर से वो पिंडी का टिकट जो था वो 120 रुपये का था। सही है। अच्छा, अब वो पूरी के पूरी 42 सीटें भरी हुई हों तब भी 40,000 नहीं बनते, नहीं बनते। है ना। तो वो लास्ट जो है वो पीआईए नहीं कर रही भाई,
वो आपने एक लाइफलाइन बना रखी है कि आपको पसनी, ग्वादर, फलाना, ढिमका, चित्राल, लाहौर, आपको हर जगह फोकर उड़ाना है। तो आपने फोकर उड़ाना है तो उसके लॉस कौन सस्टेन करेगा? अच्छा, जब तक पीआईए प्रॉफिट में थी, जब तक पीआईए फ्लोरिश कर रही थी, जब तक अच्छे लोग थे उसमें, उस वक्त तक वो बर्दाश्त करती रही पीआईए। लेकिन ये लॉस तो पीआईए बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ये हैं। ये इस पर सब्सिडाइज होना चाहिए। दुनिया भाई खाने पे सब्सिडी देते हैं आप। अगर आपकी कम्युनिकेशन की कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो आप लोगों को फिर रियायत दे दें पीआईए को कि भाई किराया उसके हिसाब से बढ़ा लो, तो वो सारी फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। दूसरे ये कि यहाँ पे एक और होता है कि जो आदमी आता है ना, वो शुरू हो जाता है कि जनाब फ़ला जगह एयरपोर्ट बना दो, फ़ला जगह ये कर दो। वो जुने जो आया था उसने कहा सिंदड़ी में एयरपोर्ट बना दो। आप देखिए, दुनिया का रईस तरीन मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। सही। टोटल 3 एयरपोर्ट हैं वहाँ पे, अच्छा। ज्यूरिच, जेनेवा और बेसिल। बेसिन। बेसिल बेसिल बेसिल, ओके। हाँ। और यानी जो उनका कैपिटल है, स्विस कैपिटल जो है बर्न, जी। जो उनके दारुल खिलाफा है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ लोग सफ़ीर ट्रेन में जाता है बैठ के। भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ चलाओ ना यार, जहाँ ज़रूरत नहीं है। मसलन आपने एक ज़माने में था पीआई में, अब पता नहीं मुझे है या नहीं, अब मेरे नहीं पता, कराची से हैदराबाद फ़्लाइट जाती है, कौन जाएगा भाई? थी बिल्कुल भाई फ्लाइट थी। आदमी जो है सुपर हाईवे पे खड़ा होकर 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा, आप उसको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट बुला रहे हैं। फिर आप उसको वो एक घंटा 1.5 घंटा हैदराबाद एयरपोर्ट से शहर जाने में उसको लगेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है, जो कम्युनिकेशन जो है, ये बाकायदा एक साइंस है। लेकिन हैदराबाद की अगर आप फ़्लाइट बंद करें तो वो मखदूम अमीन फ़हीम आके लड़ने खड़ा हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, यार कोई मतलब तरीका है। तो पीआईए को जानबूझ के, अव्वल तो ये कि जो फ़्लाइटें हैं जो पीआईए की लाश पे जा रही हैं, आप पीआईए को याद देते हैं कि भाई ये बंद कर दो, बंद कर देगी पीआईए, ख़त्म बात, नहीं होगा कोई लाश उसमें। फिर ये कि जो लोग आते हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, समझे। हर गवर्नमेंट के लोग उन्होंने आके इसका बेड़ा गर्क किया। यानी हद ये है कि ये आखिर में आए थे ये खाकान अब्बासी साहब, बड़ा अपने आप को, इन्होंने आके क्या किया कि जनाब जो 55 साल के जितने लोग थे उन सबको तो मैंडेटरी रिटायर कर दिया, सही। समझा। और 55 साल से कम के जो लोग थे उनको गोल्डन हैंडशेक दिया। सही। अरबों रुपए के पेमेंट जो है पीआईए के लोगों को कर दी, समझा। और कर्ज लेके की, पीआईए के पास तो पैसे नहीं थे, सही। तो आपने कर्जा लादा ना पीआईए के ऊपर। अच्छा, और ये नहीं बताता कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। कहता कि जी जहाँ 4 की जगह 5 आदमी होंगे तो वहाँ 5वां चारों को काम नहीं करने देंगे। ये उनकी लॉजिक थी। अब हो रहा है ऐसा, या आपने ऐसा करके देख लिया? जो 4 आदमी रह गए थे आपके ज़माने में तो वो बड़ा काम कर रहे थे, आपने चला ली प्रॉफिट पे चले, आप नहीं चला पाए। इसका मतलब आप, ये जो लोग हैं ये अपनी अपनी आके वहाँ पे, अब ये एयरलाइन जो है ये बड़ा सेंसिटिव बिजनेस है। ये जो है ये मजाक बात नहीं है इसको वो करना। तो आप जो है उसके अंदर बैठ के ये सब तजर्बे जब करेंगे, मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर जिसका जो दिल जो चाहता है जी कर जा रहा रहा है कर रहा है। अब एक मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ना यार, बेनज़ीर जब आती है वो कहती है भाई ये कौमी इदारे हैं, रेलवे है, पीआई है, ये वह, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को भर लेते हैं। फिर नवाज शरीफ आता है वो कहता है यार यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा हो गए, उनको निकालो, ये कैसे हो गया ये शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीका है कि भाई आप एक दफ़े तय कर लें, है। ये भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा और अपना सियासी बिल्कुल सियासी एजेंडा, गेन आप लेने सियासी के लिए। एजेंडे में आप इदारे को तबाह कर रहे हैं। यानी बॉटम लाइन ये है कि भाई जब सस्टेन कर सकती थी उस वक्त आपने भर्ती की, लोगों को, लोग भरे गए, समझा आप। लेकिन ये कि अब जब ये जो है मामला नहीं, तो आप उसको ये भी तो देखें ना, 71 की वार के बाद पीआईए में बाकायदा मैनेजमेंट ने ये कहा कि आधे लोग निकाल दिए हैं, बिल्कुल मुझे याद है ना। सुना है मैंने। अच्छा, और ये सिर्फ तुफैल अब्बास साहब थे जिन्होंने कहा कि नहीं निकलेंगे। अच्छा, वो एयर मार्शल जफर चौधरी किसी को साहब, नहीं निकालने दिया। किसी को नहीं निकालने दिया। फिर वो जीत के हम लोग रेफरेंडम आ गए तो एयर मार्शल जफर चौधरी साहब चले गए, एग्री नहीं करते थे। वो रफ़ीक सहगल जब आया, जब उस वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पीआईए के तमाम जहाज़ इंटैक्ट हैं, एक फोकर खाली गया है इस पूरे बांग्लादेश से। तो हमारे पास जहाज़ पूरे हैं, हमारा मुल्क जो है अभी भी फ्रांस से, जर्मनी से बड़ा मुल्क है, सही। तो हम सस्टेन कर सकते हैं भाई, नई फ़्लाइटें चलाएं।
ये मतलब जो लेबर यूनियन थी उसका मौका उसका था, मौक़िफ़ तुफैल ये था साहब का और मौका भी। उनका मौक़िफ़ ये था, और तो रफ़ीक जगर ने इस बात पे एग्री किया। अच्छा। और उस ज़माने में फिर ये सिंगापुर बातिक रूट और पर्ल रूट, ये जो जापान तक की फ़्लाइटें चलनी शुरू हुई, ये उस वक्त से शुरू हुई, बैंकॉक और इधर उधर जो फ़्लाइटें गई, तो ये रीजनल फ़्लाइटें चलाई गई ना। और उसके बाद PIA ने उसी ज़माने में, यानी 72 से लेकर 74 तक में, बोइंग 747 ऑर्डर किए सही। और प्रॉफिट में जा रही थी। तो उतने तमाम हाँ, मुलाजिमीन के तमाम साथ। तमाम मुलाजमिन के साथ, लेकिन ये कि वो बस अब जो उसके बाद जो उसकी तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू किया उन्होंने आके, ज़िया-उल हक साहब ने, तो बस वो चल तो सल अभी तक चल ही रहा है। चलें देखते हैं इसका क्या होता है। और आखिर में बस फ़हीम भाई मैं ये कहूँगा कि ये मंशूर से आपकी यादें वाबस्ता होंगी, ये दोबारा निकालना शुरू किया है, इसको आप देखिएगा भी। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके लिए कुछ जो है आप लिखें और दें। एक और बात मैं करना चाह रहा था, बिल्कुल वो करें। असलम साहब ने एक बात की थी एक किताब के ऊपर, कि उन्होंने कोई तर्जुमा किया था और वो अच्छा, उनके नाम से नहीं आपने छपा। आपने देखा? जी, उनके ऊपर। अच्छा, वो छापा मैंने था, मैं उसका पब्लिशर था, अच्छा। इनकलाब और साम्राज्य का, अनवर हुदा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे आप? तो वो मैंने छापी थी। उसमें हुआ ये था कि ज़िया-उल हक साहब चीन के दौरे पे गए, ठीक। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जो थे, खाकान अब्बासी, जी जी। ये उनके साथ थे। सही। तो वो वहाँ कहीं वो जो पीपल्स हॉल या उनका वो जो हॉल है, वो सारे सरबराहान की तो वहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझा। तो ये ज़िया-उल हक उनके साथ गया, तो वो पाकिस्तान से वहाँ तुफैल अब्बास की तस्वीर लगी हुई थी। पीपल्स हॉल की आप बात जी कर रहे जी। हैं? अच्छा, तो ज़िया-उल हक को बड़ी परेशानी हुई, उसने कहा ये कौन आदमी है यार। तो खाकान अब्बासी ने कहा कि सर मैं आपको बाद में बताऊंगा, छोड़, मैं जानता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर वो उसको मामले को ले आए। उस वक्त ये हुआ कि अगर इस किताब पे यहाँ किसी आदमी का नाम डाला गया तो हो सकता है कि कुछ चक्कर हो जाए उसके ख़िलाफ़। सही। तो अली जाफ़र ज़ैदी लंदन में थे, उनका नाम उस पर डाल दिया गया। ठीक। अच्छा, ये जब वो छपी तो असलम साहब बहुत नाराज़ हुए और मैंने ये पूरी बात उनको एक्सप्लेन की। मैंने कहा यार इसमें तो तुफैल अब्बास का कोई लेना देना नहीं है, ये बात डिस्कस हुई थी और इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, और वो पाकिस्तान में नहीं थे इसलिए उनका नाम वो तो डाल लंदन में था, दिया। आज भी जाफर लंदन में से आज होते भी हैं। लंदन में है, वो तो ब्रिटिश नेशनल है ना, सही है उसका सही तो है कुछ कर नहीं सही सकते। है। तो वो हुआ ये था कि ये, मगर ये कि उनको पता नहीं क्या लगी हुई है कि वो हर जगह यही बात करते नहीं थे। चले, आपने क्लियर कर दी, हाँ मगर ये, बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर की। ये अच्छी बात जी है, मतलब ये था। कि आज ये उन तक भी ये बात चली जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। फ़हीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मगर आपसे मैंने कहा है कि इसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कुछ कीजिएगा तो ज़रूर कीजिएगा। चलो अगर कर सके तो ज़रूर करेंगे यार। चले चले, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू जी। मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।